वक्फ के बारे में कुरान के अंदर में कहीं भी मेंशन नहीं है। अल्कोहल को कुरान के अंदर में हराम माना गया है और विजय माल्या को वक्फ के द्वारा जमीन लीज पर दे दी जाती है। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी के द्वारा 21 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए जा चुके हैं। 1995 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर वक्फ बिल लेके आए थे। और अगर देखा जाए तो सिंगापुर में 200 प्रॉपर्टी वक्फ के पास होने के बाद उसका जो रेवेन्यू है वो 47 करोड़ है, लेकिन भारत के अंदर 5 लाख वक्फ प्रॉपर्टी होने के बाद वक्फ का जो रेवेन्यू है वो 163 करोड़ रुपए कैसे हो सकता है। तो चलिए आज हम इसकी डिटेल में देखते हैं कि वक्फ का ओरिजिन क्या है। हर एक धर्म में चैरिटी के बारे में अलग अलग तरीके से बताया गया है, यानी कि जो कि इंसानियत के लिए क्या क्या आपके द्वारा दान। अगर गीता की बात करी जाए तो उसके वर्ष नंबर 20 और 21 में बात करी गई है, लेकिन वहीं पर अगर कुरान की बात करी जाए तो कुरान के अंदर सूरह नंबर 2 के अंदर में अल बुकारा में बताया गया चैरिटी के बारे में, सूरह नंबर 4 के अंदर में अल इमरान में बताया गया चैरिटी के बारे में, लेकिन वक्फ का वहां पर भी कोई जिक्र नहीं है। चैरिटी एक तरीके से यानी कि जो आप कोई भी ऐसा कोई भी चीज अपनी बिलोंगिंग्स को दान में दे देते हैं, तो उस टाइम पे एक ये चीज थी कि हम कोई भी ऐसी चीज दान में दें जिससे कि लोगों का फायदा हमारे मरने के बाद भी होता रहे। तो इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कंसेप्ट आया था जो कि लिखा हुआ है अबू हुरैरा की हदीस में, सदका ये जरिया, यानी कि आपके मरने के बाद भी जो भी जमीन या कुछ भी एसेट आपके द्वारा दान करा गया है वो लोगों के काम में। इसी चैरिटी को डिफाइन करा गया किताब उल शहीद में चैप्टर नंबर 54 की हदीस नंबर 24 में भी सदका ए जरिया जो कि मेंशन है उसमें भी। तो यानी कि जो चैरिटी का कंसेप्ट होता था वो पहले वक्फ के नाम से नहीं, वो सदका ए जरिया के नाम से चलता था। अब ये जो कंसेप्ट था वो अरब वर्ल्ड में, इजिप्ट, पर्शिया, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका था। अब धीरे धीरे जो ये लोग थे इनमें सदका ए जरिया को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होने लगी। तो लोगों के ये जरिया का आपको अगर एग्जाम्पल देखना हो तो हजरत प्रोफेट इस्माइल और हजरत प्रोफेट इब्राहिम के द्वारा जो मक्का मदीना बनाया गया है वो एक क्या है, एक सदकाए जरिया यानी कि चैरिटी इन द सेंस की जो कि उनके मरने के बाद भी लोगों को आज भी एक फायदा पहुंचा रही है। और ये आपको मेंशन मिल जाता है अल बुकारा की हदीस नंबर 107। ये सदका है जरिया का जो कंसेप्ट था वो लोगों के बीच में प्रचलित होने लगा और वहां से एक वर्ड निकल गया वकीफा। का मतलब होता है कि जो कोई भी चैरिटी में आपके द्वारा दान दिया जाए, और उस वकीफा से निकल के आया वक्फ, और धीरे धीरे आज ये वक्फ बोर्ड बन चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं और कि इसको मैनेज कौन करता है। उस टाइम पे उम्मद अंपायर जो थी, पर्शिया वगैरह और जितने भी अरब वर्ल्ड था वहाँ पे उनका कब्जा हो चुका था। तो जो भी कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी होती थी उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने एक मुतवल्ली को क्या कर रखा था, अपॉइंट कर। भारत में इस वक्फ का जो कंसेप्ट है वो मोहम्मद गोरी लेकर आए और उन्होंने 2 गांवों को पूरी तरीके से वक्फ करके वहाँ पे मस्जिद बनवा दी। फिरोज शाह तुगलक की तारीख ए फिरोज में मेंशन है कौन किस तरीके से जो वक्फ का मैनेजमेंट करेगा। जस्ट लाइक जैसे मुतवल्ली अपॉइंट कर दिए गए थे, तो अभी भी उसमें बताया कि दीवान जो होगा वो मुतवल्ली के ऊपर होगा। एक पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन करा गया है कि किस तरीके से वक्फ को आगे चलाएं। धीरे भारत में ब्रिटिशर्स आना चालू हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉ से कोई भी छेड़खानी करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनके लॉ से अगर कोई भी छेड़खानी करेंगे तो वो उनको ही बैकफायर करेगा। लेकिन 1857 की जो क्रांति थी उसने एक उनके लिए एक सामने कंडीशन उत्पन्न कर दी कि उनको उस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा इस वक्फ के रिगार्डिंग। मैं अभी सिर्फ वक्फ की ही बात करूंगा, हिंदू रिलेटेड लॉ से जो उन्होंने उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट हुआ उसके रिलेटेड भी बात का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 1864 में काजीज एक्ट आता है जिसके अंदर आपको ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट के अंदर अगर कोई भी केस आता है, यानी कि क्या हुआ था कि वो इन्वॉल्वमेंट इसलिए करना पड़ा था कि ये जो वक्फ को मैनेज कर रहे थे मुतवल्ली वगैरह, तो इनमें करप्शन के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे थे। तो उसको मैनेज करने के लिए 1864 में एक्ट आया। उस एक्ट के अंदर में उन्होंने ये बोला कि अब सरिया के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलेंगी, अब जो है ब्रिटिश जज का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को। इसके बाद ही लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी संशोधन करा गया कि इफ अगर कोई भी जमीन चाहे वो वक्फ की ही क्यों ना हो वो ले ली जाएगी और उसके बदले में कंपेंसेशन आपको दे दिया जाएगा। हालांकि वक्फ की जमीन को आप कभी भी नहीं ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने भी कहा था कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट में उस टाइम पे उन्होंने संशोधन करके बोल दिया कि इफ अगर कोई भी जमीन को ले लिया गया तो उसका कंपेंसेशन। 47 में जिस टाइम पे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है उस टाइम पे जो कुछ मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान के जो लोग थे वो भारत में आए।
लेकिन उस टाइम पे भी जो कुछ जमीन थी जो कि वक्फ की थी, तो वो जो वक्फ वाली जमीन थी वो कुछ अपनी लोग छोड़ के गए, या जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो छोड़ के भारत से पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भारत में आए। तो अभी भी एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी लोग यहाँ पे छोड़ के गए थे वो वक्फ बोर्ड की ही होनी चाहिए, और उसके रिगार्डिंग में वैक्यू प्रॉपर्टी एक एक्ट भी आया है, और आज भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्यों, और ये केस पेंडिंग भी है कोर्ट में कि क्योंकि जो वक्फ है वो उस प्रॉपर्टी को बोलता है कि ये जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वो वक्फ की ही होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले जो यहाँ पे लोग रह रहे थे वो उन्होंने एज अ वक्फ के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो छोड़ के जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। और ये आज भी मुद्दा कोर्ट में पेंडिंग है, और ये किस किस के खिलाफ पेंडिंग है, क्योंकि वो जो जमीन थी वो डीडीए के द्वारा ले ली गई है और वक्फ बोलता है कि ये हमारी है, तो ये कोर्ट में पेंडिंग अभी भी है। आजाद भारत अपने अस्तित्व में आता है तो मुस्लिम लोग को और जो वक्फ वाले जो बोर्ड के मेंबर्स वगैरह थे उनको भी ये लगता है कि अब इसके लिए कोई एक लीगल एक्ट भी आना चाहिए। तो उस टाइम पे 1954 में के आजमी करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको ये बोला गया कि आप इस पर पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करिए और फिर बिल को प्रस्तुत करिए, तो वो इस पर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और 1954 में वक्फ एक्ट शुरू क्या होता है कि हर एक स्टेट में आपको वक्फ बोर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ स्टेट में सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड देखने को मिलेगा। मतलब जस्ट लाइक कि अगर उत्तर प्रदेश में सिया और सुन्नी का जो शेयर है वो इस तरीके से है कि कभी सिया का ज्यादा शेयर हो जा रहा है या सुन्नी का ज्यादा हो जा रहा है, तो वहां पे आपको दो बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सिया और सुन्नी बोर्ड। यानी कि हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड तो होगा ही, लेकिन जहां पर ये जो कंडीशन ये प्रिवेल करेगी कि सिया का जो शेयर है वो ज्यादा है इस वक्फ में, तो वहां पे दो बोर्ड हो जाएंगे, एक सिया का बोर्ड हो जाएगा, एक सुन्नी का बोर्ड हो जाएगा। तो आपको हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड आपको देखने को मिलता है। हर एक राज्य में क्या था, अपना अपना एक वक्फ बोर्ड हो चुका था, लेकिन इनको सेंट्रल लेवल पे टैकल आउट करने के लिए कोई एक बोर्ड नहीं था। तो 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल करके बनाई जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। जिस लाइक अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे उनके पास 4 करोड़ रुपए फंड सरप्लस में था। तो इसमें गवर्नमेंट ने भी अपना एक रुझान करा कि जिससे कि जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स को प्रमोट कर सकें, जस्ट लाइक जैसे जो मुस्लिम्स लोग वगैरह हैं उनके लिए, तो उन्होंने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चालू करा, जिससे कि मुस्लिम लोगों के लिए भी काफी अच्छी तरीके से चीजें हो सके। लेकिन अगर आप एक रियलिटी देखेंगे, सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी वेस्ट बंगाल के अंदर है, लेकिन अर्बन रिपोर्ट 2004 और 5 के अकॉर्डिंग सबसे गरीब मुस्लिम भी वहीं के ही पाए गए। 76 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक एक्ट पारित करा जाता है जिसमें बोला जाता है कि जो कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ को वापस करी जाए, और उसके लिए काफी सारे एक्ट में संशोधन करा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, टाउन प्लानिंग एक्ट, काफी सारे एक्ट में संशोधन कर दिया जाता है। गर्माता नहीं है मुद्दा, तब गर्माता है जब नारायण दत्त तिवारी जो कि चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बोला जितनी भी अनकल्टिवेबल लैंड पड़ी है वो सारी वक्फ के साथ। 1995 में नरसिम्हा राव जी एक अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं वक्फ के लिए, जिसमें शहनवाज हुसैन की आप वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि बोलते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की सहमति से इसमें अमेंडमेंट करा जाए। वक्फ ने अगर कोई भी प्रॉपर्टी को बोल दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन उसको क्या करना पड़ता था कि आपको उसके डॉक्यूमेंट भी दिखाने पड़ते थे, ठीक। लेकिन अभी जो 2024 का अमेंडमेंट बिल आया है उसमें क्या करा गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके अंदर में अगर आप देखते हैं तो पहले क्या होता था, मामला जो था पहले इफ अगर कोई भी अटक जाता था तो वो सिविल कोर्ट में जाया करता था, लेकिन बाद में एक ट्राइब्यूनल भी बनाया गया, वक्फ ट्राइब्यूनल। इफ अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने बोल दिया, कुछ भी एक फैसला सुना दिया, तो आप उसके खिलाफ कहीं पे भी नहीं जा सकते। एक मुद्दा जो कि काफी उठता है वो ये कि जो ये टूनिशिया, इजिप्ट, रशिया जैसी कंट्रीज और इसके अलावा काफी सारी कंट्रीज जब वक्फ को अपने अंडर में ले चुकी हैं, तो भारत में अभी भी वक्फ क्यों चल। 2006 में सबसे ज्यादा मामला गरमा गया जिस टाइम पे सच्चर कमेटी बैठी और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। सच्चर कमेटी ने जितने भी ये स्टेट में वक्फ बोर्ड हुआ करते थे उनसे सबसे डॉक्यूमेंट मांगे कि आपका कितना रेवेन्यू कितना नहीं है, तो इन सब के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जो कि ये अपना बता सके कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे हैं। लेकिन सच्चर कमेटी ने फिर भी अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उसमें बताया कि सिंगापुर में 200 प्रॉपर्टी होने के बाद भी वक्फ की वहां पे 47 करोड़ रेवेन्यू और यहाँ पे 163 करोड़ रेवेन्यू है, 5 लाख प्लस प्रॉपर्टी होने के बाद। तो यानी कि कुछ ना कुछ चीजें तो गलत चल। मामला इंटरेस्ट रेट को लेके भी गड़बड़ाया था। जिस टाइम पे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें एक और चीज ये भी थी कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो 10% का ब्याज भी कमा रही है अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करके, लेकिन कुरान में इस इंटरेस्ट को कमाना हराम माना गया है। तो फिर ये
क्यों इस पे इंटरेस्ट कमा रही है। हालांकि इस मामले ने ज़्यादा तूल नहीं पकड़ी और ये मामला आज तक काफ़ी कंट्रोवर्शियल दावे पेश भी कर चुके हैं। जस्ट लाइक जैसे उसने ताजमहल पे भी अपना दावा पेश करा था, लेकिन वहाँ पे वो कोई भी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं कर पाई। और उन्होंने मुकेश अंबानी जी की प्रॉपर्टी पे भी बोला कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है। जैसे कि अभी रिसेंटली में कुंभ मेले को भी बोला गया कि ये वक्त की इंसानियत समझ ली जाए कि कुंभ मेले पे हम पूरा अपना हक नहीं जमा रहे हैं। तो इस तरीके के वो दावे ठोकता रहता है। लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर कहीं पे भी दावा ठोक रहे हैं तो आपके पास उसके लिए कोई भी प्रूफ होना चाहिए, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाए ताजमहल को भी, तो वो वक्फ के अंडर में नहीं। अब जो गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई है तो उसमें वो कुछ चेंजेस कर रही है कि जो वक्फ काउंसिल होगी उसके अंदर में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, कोई भी ऑडिट होता है तो वो कैग के अंडर में एक्ट के थ्रू वक्फ ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज एंड जॉइंट सेक्रेटरी को भी इंक्लूड करा जाना चाहिए, जो कि ऐसा इसमें अगर कोई भी वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बताता है कि ये उसको बिलोंग करती है तो उसका जो सर्वे है वो अब वो ना करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका सर्वे। सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो इसमें ये था, इसमें पहले क्या होता था कि इस अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी का कोई भी यूसेज हो रहा है एक मुस्लिम समुदाय के लिए तो वो बाद में वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती थी। लेकिन अब इसमें ये बोला गया है कि एटलीस्ट 5 साल आपने इस्लाम को फॉलो करा हो तब जाके आपकी जो प्रॉपर्टी है वक्फ को दी जा सकेगी। तो इतने सारे अमेंडमेंट इसमें लाए गए और काफ़ी जो मुस्लिम्स लोग हैं इसके खिलाफ काफ़ी धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिली हैं। अब वो डिपेंड करता है कि सरकार इस बिल को लेके आती है कि नहीं लेके आती है, बट उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको इंक्लूड करना चाहती है कि इफ अगर कोई भी अदर रिलीजन का कोई भी बोर्ड नहीं है, मतलब जो कि अदर समुदाय के लोग बोलते हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा हायर अथॉरिटी क्यों दे रखी है कि वो किसी भी एक प्रॉपर्टी को जाके वक्फ प्रॉपर्टी बोल देते हैं और वो वक्फ के अंदर में आ जाती है। तो इसलिए अभी ये बहुत मामला गरमाया हुआ है। तो आपकी इस पर क्या राय है वो आप मेरे को बताइएगा। थैंक यू।